हेलो एवरीवन, दिस इज शानू सनेही एंड वेलकम बैक टू द चैनल द ट्विन ब्रोस। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 की हिंदी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 से कविता खंड का 8वां पाठ बारहमासा पढ़ेंगे, जिसकी रचयिता है मलिक मोहम्मद जायसी। पाठ को शुरू करने से पहले थोड़ी सी भूमिका के तौर पर हम कुछ बातें जान लेते हैं, जिससे पाठ को समझने में हमें आसानी हो। बारहमासा बारहमासा जो है, पहले ये जान लेते हैं कि लिया कहाँ से गया है और इसका मूल स्रोत क्या है। जैसा कि हमने पहले देखा कि ये मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। मलिक मोहम्मद जायसी की प्रसिद्ध रचना है पद्मावत, जिस पर एक फिल्म भी बेस्ड है, पद्मावत। अब यहाँ पर पद्मावती जो आपने मूवी देखी होगी, नहीं देखी होगी तो देख लेंगे तो इससे ज्यादा बेटर समझ आएगा। अब पद्मावत में क्या है कि एक राजकुमारी है सिंगल देश की, जिसे कहा है पद्मावती, और राजा है राजा रत्न सिंह, जो कि चित्तौड़ के राजा है। अब ये कथा जो है एक प्रेमाख्यान काव्य है। प्रेमाख्यान का मतलब होता है जिसमें प्रेम प्रसंग है। यहाँ पर ये एक ऐसी कथा है जो जीवन में रहकर, आम जीवन में रहकर उन्होंने रची। एक आम मनुष्य है राजा रत्नसेन, और उसी तरह रानी पद्मावती है राजकुमारी। लेकिन इन दोनों के प्रेम के जरिए उन्होंने उस परम सत्ता को प्राप्त करने की बात की और संकेत किया है। मतलब उन्होंने एक सिंपल कैरेक्टर लिए हैं, राजा रत्नसेन और पद्मावती लिए हैं उन्होंने, लेकिन वो इसे एक सिंबल की तरह दिखाते हैं कि पद्मावती जो है वो उस परम सत्ता परमात्मा का प्रतीक है, और जो राजा रत्नसेन है वो एक जीव है, मतलब एक मनुष्य जैसे कि हम। तो ये एक फिलोसफिकल बात है। जैसे कि जो पद्मावत की रचयिता है मलिक मोहम्मद जायसी, ये एक सूफी थे। सूफी क्या होते हैं कि वो लौकिक से अलौकिकता की ओर जाते हैं। मतलब आम जीवन में रहते हुए ही कुछ सिंपल घटनाओं को, जैसे उन्होंने ऐसे लिया कि एक लौकिक घटना को लिया उन्होंने, और एक पद्मावती और राजा रत्न सेन के जरिए उन्होंने उस परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करने की इस कथा को बताया है। टोटली ये लव स्टोरी की तरह ही है, लेकिन बट उसका एक अलग पर्पस है, और उन्होंने इस उद्देश्य को लौकिकता से अलौकिकता की ओर जोड़ा है। फिलहाल हमें इसमें नहीं पढ़ना है, हमें थोड़ा सा ऊपर ऊपर देख के चलना है कि ताकि आपको चैप्टर आराम से समझ आ जाए। पद्मावत जो है उसमें नागमती विरह खंड है। कहानी कुछ इस प्रकार से है कि जो राजा रत्नसेन है वो पद्मावती के प्रेम में पड़ जाते हैं, ऑफ कोर्स। तो अब राजा रत्नसेन की एक पत्नी है नागमती। अब पत्नी है। अब पत्नी को छोड़कर वो पद्मावती को खोजने चले जाते हैं और उनको प्राप्त करने के लिए चले जाते हैं। तो महल में कौन बच गया? रानी नागमती। रानी नागमती, अब भाई उनके पति चल गए तो ऑफ कोर्स अब वो दुखी है। उनका विरह की अवस्था में है वो, क्योंकि उनके जो प्रियतम हैं, जो उनके पति हैं राजा रत्नसेन ने, उन्हें छोड़कर चले गए। तो अब रानी जो नागमती है वो किस प्रकार से विरह की अग्नि में जलती है और क्या अनुभव करती है, जायसी ने उसे बारहमासा में संकेत किया है। बारहमासा में उन्होंने 12 महीनों के जरिए ये बताया है कि किस महीने में कैसा कैसा जो रानी नागमती है वो कैसा कैसा फील करती है। ऐसा समझ सकते हैं आप लोग। अब राजा रत्नसेन अपनी रानी नागमती को चित्तौड़ में ही छोड़कर पद्मावती को प्राप्त करने चले जाते हैं, जबकि रानी नागमती अकेले कहाँ रहती है? भाई महल में रहती है। और उस विरह की अवस्था में वो कैसे पीड़ित हैं उसका वर्णन इन्हीं 12 मासों में दिखाई देता है। अब वर्ष के 12 महीने जो चैत से शुरू होते हैं और फागुन तक उन्होंने हिंदी कैलेंडर के अनुसार वर्णित किए। इन 12 महीनों में से हमारे पाठ में तो केवल 4 ही हैं, लेकिन इस 12 महीनों का जो वर्णन है वो नागवती विरह खंड में पद्मावत में संकेत, मतलब उसमें है। अब इस विरह वेदना का जो वर्णन करते हुए रानी नागमती है, इसका संदेश जो है इन 12 महीनों के अनुसार बताती। तो चलिए शुरुआत करते हैं थोड़ी सी एक ओवरव्यू के साथ। 12 मास, नाम से ही पता चल रहा है 12 मासा मतलब महीने। अब जायसी जो है नागमती के विरह का वर्णन जो है महीनों के अनुसार कर रहे हैं, लेकिन हमारे पाठ में केवल शीत ऋतु के 4 महीने संकेत किए गए। पहला है अगमन, जो कि हम मार्गशीर्ष के नाम से भी जानते हैं, और ये इसमें आता है नवंबर और दिसंबर के मध्य का समय आ जाता है। नवंबर के मध्य का और दिसंबर के शुरुआत का, ऐसा कह सकते हैं। आधा आधा महीना आता है जनवरी से। दूसरा महीना है पूस या पौष का, तीसरा माघ का, और चौथा फागुन का। ये शीत ऋतु के 4 महीने हैं जिनका वर्णन हमें अपने पाठ में
समझना है और ये कैसे किया है उन्होंने, ये देखना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पाठ की। 12 मासा। पहला महीना कौन सा है? अगहन। और अगहन मैंने अभी बताया था ये कौन सा महीना है? नवंबर से दिसंबर का बीच का महीना। ठीक है, अब यहाँ पर जो ठंड है उसकी शुरुआत होती है आसपास, तो वहां से शुरुआत करते हैं जायसी और कहते हैं, ये जायसी लिख रहे हैं लेकिन कह कौन रहा है? नानुमती। शुरू करते हैं। अगहन देवस घटा निसी बाड़ी, दोबर दुख सो जाई किमी काड़ी। अगहन देवस, अगहन यानी कि अगहन के महीने में, अगहन का कौन सा महीना है जी? नवंबर से दिसंबर के बीच वाला। नवंबर से दिसंबर का ये महीना जिसे हम मार्चिस कहते हैं, इस महीने में जो दिवस है, दिवस मतलब दिन जो है वो घट जाते हैं। घटा मतलब घट जाते हैं, कम हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। और जो निसी है, निसी मतलब रात्रि, जो रात्रि है वो बाढ़ी, वो बढ़ जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो ठंड होती है, जब ठंड की शुरुआत होती है तो दिन जो होते हैं वो छोटे हो जाते हैं और रातें बड़ी हो जाती है। अब जब दिन छोटे हो गए हैं और रातें बड़ी हो गई तो दिन तो किसी भी तरह कट जाते हैं, लेकिन रातें नहीं कटती हैं। इसी का वर्णन यहाँ पर वो कर रही है। और नानुमती कहती है कि जब अगहन के महीने में दिन छोटे हो जाते हैं और रातें बड़ी हो जाती हैं तो मेरे लिए जो रात काटना है वो और भी कठिन हो जाता है, क्योंकि दिन तो किसी भी तरह कट जाता है। दोभर दुख सो जाई किमी काढ़ी। दोभर, दोभर मतलब होता है बहुत ज्यादा कठिन, और दुख मतलब तो दुख, किमी मतलब कैसे, काढ़ी मतलब कैसे काढ़ा जाए, काढ़ा मतलब सहा जाए। तो वो कहते हैं कि जब रात जो है बड़ी हो गई है, दिन छोटे हो गए हैं, तो ये जो दुख है मेरा, ये जो कठिन दुख है, विरह का दुख है, मैं ये कैसे काढ़ूं? ये किस प्रकार से सहा जाएगा मुझसे? ये मुझसे नहीं सहा जाएगा। अब धनी देवस बिरह भराती, अब धनी देवस बिरह भराती, जरे बिरे ज्यों दीपक बात। अब धनी, धनी मतलब है स्त्री, और यहाँ पे कौन है स्त्री भाई? नानुमती। नानुमती जो है, अब वो कहती है कि ये जो धनी है तुम्हारी, और ये संबोधित किसको कर रही है? राजा रत्नसेन को जी। तो राजा रत्नसेन को संबोधित करते हुए कहती है कि तुम्हारी जो ये स्त्री है, जो तुम्हारी पत्नी है, ये देवस विरह भराती, इसके लिए जो दिन और जो रात है वो विरह में ही चले जाते हैं। दिन भी रात के समान ही लगता है। मतलब एक तो रात जो है वो बड़ी हो गई है और दिन जो होते हैं वो छोटे हो गए। रात काटना चूंकि डिफिकल्ट है उनके लिए, तो वो कहती है कि रात तो ऐसे ही लंबी थी और अब तो मुझे ऐसा लगता है मानो मेरी रात भी जो है वो दिन ही हो गई हो इस विरह के कारण। अब विरह में कुछ अच्छा नहीं लगता है, आपको तो पता ही होगा सब लोगों को। तो ये कहती है कि विरह में जो दिन है वो भी मुझे रात के समान ही लगता है, और विरह में वो दिन रात जलती है। अब जलती कैसे है? जरे बिरे ज्यों दीपक बाती, दीपक की बाती, जो दीपक की बाती जिस प्रकार से दीपक की लौ जलती है, उसी प्रकार से मैं भी इस विरह में जल रही हूँ। ज्यों मतलब जैसे, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। कापा हिया जनावा सियो, तोपे जाई होई सन पियो। कापा हिया, कापा मतलब कंपन करना, हिलना। हिया मतलब हृदय, जनावा मतलब लगना, प्रतीत होना, सियो मतलब शीत ऋतु। तो ये जो शीत ऋतु है, शीत ठंड, शिव मतलब ठंड है जो ये अब मेरे हृदय को महसूस हो रही है और मेरा हृदय जो है वो कंपन कर रहा है। इस ठंड के कारण मैं अब हिल रही हूँ। तोपे जाई कोई सन पीव, और ये तभी जा सकती थी, तोपे मतलब तब ही जाई मतलब जा सकती थी, कम हो सकती थी, जब मेरा पीयू, पीयू मतलब पति, जब मेरे प्रिय मेरे साथ होते, संग मतलब साथ, जब मेरे प्रिय मेरे संग होते तभी ये जो ठंड है ये जा सकती थी। लेकिन अब ये मेरे ठंड जो है ये मेरे हृदय को कंपित कर रही है, मेरे हृदय को हिला रही है, कंपन कर रही। घर घर चीर रचा सब काओ, मोर रूप रंग लेगा ना। घर घर, घर घर में यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। चीर मतलब होता है वस्त्र, और रचा मतलब जो मतलब रंग बिरंगे जो वस्त्र है वो रचा कर मतलब पहन कर, सब काऊ, सब काऊ मतलब सब लोग अपने अपने घरों में सबने रंग बिरंगे कपड़े पहन रखे हैं। ऐसा नानुमती कह रही है कि सबने अपने अपने घरों में, सब किसी ने नए नए वस्त्र धारण कर रखे हैं, रंग बिरंगे वस्त्र धारण कर रखे हैं। मोर रूप रंग ले गाना, लेकिन मोर मतलब मेरा, रूप रंग मतलब मेरा जो सौंदर्य है वो कौन लेकर गया है? लेगा नाहु, नाहु मतलब प्रिय, नाथ, और नाथ कौन है? रत्नसेन।
तो वो कहती है कि जो राजा रत्नसेन है वो मेरा रूप रंग अपने साथ ही लेकर चले गए हैं। मुझे अब कुछ भी सजने या संवरने का या अपने सौंदर्य को दिखाने का मन ही नहीं करता है, तो मेरा रूप वो अपने साथ ही लेकर चले गए। लेकिन सब अपने घरों में चीर यानी कि वस्त्र धारण करते हैं, रंग बिरंगे वस्त्र धारण करते हैं। पलटी न बहुरा गा जो बिछोए, अब बहू फिरे फिरे रंग सोई। पलटी मतलब पलट कर, बहुरा मतलब लौट कर, गा जो बिछोई, बिछोई मतलब बिछुड़ना। तो एक बार जो वो चले गए बिछुड़ कर, मुझसे दूर चले गए बहुरा, अब उन्होंने कभी भी पलट कर, पलटी ना बहुरा, लेकिन अब उन्होंने पलट कर नहीं देखा, वो पलटे ही नहीं, पलटी ना। एक बार जो मुझे छोड़कर बिछो करके चले गए, उन्होंने दोबारा पलट कर भी मेरी ओर नहीं देखा। लेकिन अब बहू फिरे फिरे रंग से, लेकिन मान लो अभी भी वो पलट कर फिर से आ जाते हैं, तो मेरा फिर से मेरा जो रूप रंग है वो मेरे पास वापस आ जाएगा। अब वो मतलब अब भी, अगर वो अब भी वापस आ जाते हैं तो मेरा रूप रंग जो है वो वापस ठीक उसी प्रकार से वापस मेरे पास आ जाएगा, मेरा सौंदर्य मेरे पास लौट आएगा। सियरी अग्नि बिरहनी ही जारा, सुलगी सुलगी दगधे बैछारा। सियरी मतलब ठंड और अग्नि मतलब आग। अब यहाँ पर दो एक साथ अपोजिट वर्ड आए हैं, है ना, एकदम डिफरेंट, विरोध है इन दोनों में लेकिन दोनों साथ आए हैं, तो यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है, इसे ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। जो विरहनी है, विरहनी मतलब जो विरह का दुख सह रही है, और कौन सह रही है, नागवती सह रही है। ही है मतलब हृदय, और जारा मतलब जलना। इस विरह की अग्नि में जो रागमती है, नागमती जो विरानी है, उनका जो हृदय है वो जल रहा है इस ठंड की अग्नि में। ठंड की अग्नि में ठंड हो रखी है, लेकिन जो विरह है उसकी अग्नि होती है ना। तो विरह की अग्नि है लेकिन मौसम कैसा है भैया, ठंडा है। तो इस ठंड के मौसम में भी वो विरह की अग्नि में जल रही है, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन इसे ही कहते हैं विरोधाभास। तो अब वो उनका जो हृदय है इस ठंड में विरह की अग्नि में जल रहा है। सुलगी सुलगी, सुलगी सुलगी फिर से पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, सुलग सुलग कर मतलब जल कर, दग्धे व छारा, दग्धे मतलब जल कर, और क्या बन गया है, छार। छार मतलब होता है राख, छार मतलब होता है राख। तो वो इतना मेरा हृदय जो है वो इस विरह की अग्नि में जल चुका है कि अब वो छार बन गया है, जल जल कर, सुलग सुलग कर, जल कर, अब ये राख बन गई। क्या, उनका हृदय अब सुलग सुलग कर राख बन गया है। यह दुख दगद न जाने कंतु, जोबन जन्म करे भस्मंतु। यह दुख दगद, दुख दर्द, दगद मतलब दर्द, दुख दर्द, ऐसा मतलब देहाती लैंग्वेज में कहा जाता है। तो दुख दर्द जो है ये कौन जानता है, कंतु मतलब होता है प्रिय। ये जो मेरे नाथ है, जो मेरे पति है, ये नहीं जानते कि ये जो दुख दर्द है ये वो जानते ही नहीं है। जो मैं ये विरह का दुख सह रही हूँ ये मेरे प्रिय जो है वो नहीं जानते। जोबन जन्म करे भस्वंतु, भस्वंतु मतलब होता है भस्म करना, नष्ट करना। जोबन मतलब होता है ये यौवन, ये जवानी। जन्म, ये जो मेरा जन्म है, ये जो मेरा यौवन है, ये अब जल जल कर भस्म हो रहा है, क्योंकि मेरा दुख दर्द तो मेरे प्रिय समझ ही नहीं रहे हैं। प्रिय सो कहे वो संदेश रा, ए भवरा एकाग, सो धनी बिरा जरी हुई, ते ही धुआ हमला। प्रिय सो कहे वो संदेश रा, प्रिय मतलब प्रिय को कहना, सो मतलब ऐसा संदेश कहना, संदेशरा मतलब संदेश। ए भवरा एक काग, भवरा तो आप जानते ही वो जो काले रंग का भवरा होता है जो फूलों पर बैठता है, इंसेक्ट। काग मतलब होता है कौवा। तो जो कौवा और जो भवरा है, क्या दोनों में सिमिलैरिटी है जी, दोनों में ये समानता है कि दोनों जो है वो काले है ना। तो यहाँ पर अब देखो, इमेजिनेशन देखो, ठीक है, और जो लॉजिक है वो देख, कि वो कहती है कि हे प्रिय, मेरे प्रिय को अगर तुम लोग, वो कहती है किसी से कि अगर तुम्हें मेरे प्रिय कहीं मिले तो मेरे प्रिय को ये संदेश देना। सो कहे वो, मेरा संदेश, मेरे प्रिय को ये वाला संदेश कह देना कि हे भवरा एक काग, मतलब कि ये जो भवरा और जो ये काग दिख रहे हैं, जो ये कौवा और जो ये भवरा तुम्हें दिख रहे हैं, सो धनी बिरा जरी हुई, तेहिक दुआ हम लाभ। तो वो क्या कह रही है कि हे भवरा और हे काग, सुनो, तुम मेरे प्रिय को जाके ये संदेश कह दो कि तुम्हारी जो धनी है, धनी मतलब जो तुम्हारी स्त्री है,
वो विरह में जल गई है, जरी बनी, मतलब जरी हुई, मतलब जलकर इतनी बुरी तरीके से राख हो गई है, जल गई है कि ते ही धुआं हम लाग, और उसी के धुआं से, उसी के धुएं से हम लोग जो हो गए हैं, हम लोग काले हो गए। मतलब जो धनी है, जो स्त्री है, जो नागवती है, वो विरह की अग्नि में इस कदर जल गई है कि उनका जलने से, उनके जलने से जो धुआं उठा हुआ है, वो धुआं काला होगा उनके जलने से, और वही धुआं जो है भंवरे और काग में लग गया है, और इसी कारण वो काले हो गए। यहाँ पर इस कदर, इस प्रकार से उन्होंने विरह की अग्नि का वर्णन किया है कि किस प्रकार से अगहन महीने में जो नागमती है, वो विरह की अवस्था में किस प्रकार से दुखी है। जो सूफी होते हैं वो हर चीज को थोड़ा सा एग्जैजरेट कर बताते हैं, थोड़ा सा अतिशयोक्ति के जरिए। तो यहाँ पर इस प्रकार से बताया है कि जो प्रिय है, और मेरा प्रिय को ये संदेश क्या देना, ये भंवराए काग, एक भंवरे और ये कौवे, जाओ तुम मेरे प्रिय को ये संदेश क्या देना कि तुम्हारी जो पत्नी है वो विरह की अग्नि में ऐसे जल रही है कि उनका जो धुआं है वो हम पर लग गया है, और इसीलिए हम काले हुए हैं। प्रश्न देख लेते हैं। अगहन महीने की विशेषता को बताते हुए विरणी की व्यथा कथा का चित्रण अपने शब्दों में कीजिए। तो इस पूरे जो ये हमने पद पढ़ा, इस पूरे का अगर आप वर्णन कर देते हैं अपने शब्दों में, बस लिख दीजिए कि कैसे होता है कि अगहन के दिवस में जो नागमती है, उनको लगता है कि जो उनके दिन है वो छोटे हो गए हैं, रातें बड़ी हो गई हैं, उनके लिए रात काटना भी जैसे मुश्किल हो जाता है, और दिन तो ऐसा लगता है मानो वो भी रात बन गई हो, वो दिए की और बाती के समान जलती हैं, वो विरह की अग्नि में जल रही हैं, और उनको ऐसा लगता है कि इस विरह की अग्नि में उनका जो हृदय है वो जल रहा है और जलकर एकदम राख बन गया है, उनका यौवन जो है वो भस्म हो चुका है, और इस प्रकार से वो विरह की अग्नि में जल रही है कि मानो जो भंवरा है और जो काग है वो भी काले रंग के उनके धुएं के कारण ही हो गए। इस प्रकार से इसका आंसर करेंगे हम। अब आगे चलते हैं हम आगे अपने दूसरे पद पर। अब हम चलते हैं दूसरे महीने पे। दूसरा महीना है पौष का महीना, जिसे पौष का भी कहते हैं, और ये जो है वो अभी तक हमने क्या पढ़ा, नवंबर से दिसंबर का महीना। अब हम जा रहे हैं दिसंबर से जनवरी के महीने में, और इस महीने में अब जो है वो ठंड थोड़ी सी और बढ़ गई। अब यहाँ पर नागमती कहती है कि पोस जाड़ थरथन तनकापा, सूरज जड़ाई लंक दिसितापा। पोस जाड़, पोस के महीने में जो जाड़ा है, जाड़ा मतलब ठंड, जो जाड़ है वो जो ठंडी है पोस ऋतु में, पोस के महीने में जो ठंड है वो इतनी बढ़ चुकी है कि जो तन है, जो नागमती का जो तन है, जो शरीर है, वो थर थर करके कांप रहा है। कांपना मतलब कंपन हो। तो पोष के महीने में अब जो ठंड है वो इतनी बढ़ गई है कि जो उनका शरीर है अब वो और ज्यादा कांप रहा है। और कैसे कांप रहा है, थर थर तन का होगा। ठीक है। सूरज जड़ाई, जो सूरज है, सूरज मतलब जो सूरज है वो भी जाड़ के कारण उसे भी अब थोड़ा सा ठंड लग रही है। मतलब ऐसे देखो लिविंग नॉन लिविंग को कैसे कोरिलेट किया गया कि जो सूरज है उसे भी ठंड लग रही है, और जो सूरज है वो ठंड, इसी ठंड के कारण क्या हो गया है, लंका की दिशा में ताप लेने के लिए चला गया। सूरज को भी ठंड लग रही है कि वे भी लंका की दिशा, लंका की दिशा कौन सी होती है भाई, दक्षिण दिशा। ठीक है ना, दक्षिण दिशा होती है ना। तो इस दिशा में जो सूरज है वो चला गया है। क्यों, जब ठंड आती है तो साउथ एंड नॉर्थ हेमिस्फेयर होते हैं, तो उसमें चाल आता है सूरज, जिसकी वजह से ठंड होती है ना। तो यहाँ पर इसी बात को उन्होंने कहा है कि जो सूरज है वो भी इस ठंड में ताप लेने के लिए दक्षिण दिशा में चला गया है। विरह बाढ़ी बादारों सीओ, कंपी कंपी मरो ले ही हरि जीव। विरह बाढ़ी, जो विरह है वो बढ़ गया है, बाढ़ी मतलब बढ़ गया है। भा दारुण सीयू, और जो सीयू है, जो ठंड है वो दारुण यानी कि कठोर ज्यादा हो गई है, इतनी ज्यादा कठोर और कठिन हो गई है कि जो विरह की अग्नि है अब वो भी बढ़ गई है। चूंकि ठंड बढ़ गई तो नागमती का जो विरह अवस्था है वो भी अब ज्यादा बढ़ गई। कंपी कंपी मरु ले ही हरि जीव, जीव मतलब हृदय, और हरि मतलब हर कर ले जाना, ले ही ले गए, मरो मतलब वो अपने आप को कहती है मैं।
कंपी कंपी मतलब कांप कांप कर जो उनका हृदय जो कांप रही है इस ठंड में, ऐसा लगता है मानो उनका जो हृदय है वो भी उनके प्रिय जो है वो हर कर ले गए हैं और अब वो कांप कांप कर मरी जा रही है। इस ठंड में वो कांप कांप कर उनकी जान बाहर आ रही है, ऐसा वे कहना चाहते हैं। कंत कहाँ हो लागो हियरे, पंथ अपार सूझ नहीं नियरे। अब यहाँ पर वो कहती है कि कंत, कंत मतलब प्रिय, कहाँ हो। एक कंत वो अब रत्नसेन को कहती है, कंत कहाँ हो लागो हियरे, पंथ अपार सूझ नहीं नियर। कंत मतलब प्रिय, पति। तो वो कहती है कि हे कंत हे प्रिय तो कहाँ हो, लाखों हियर मतलब है हृदय से। तो वो कहती है कि हे कंत हे प्रिय तुम कहाँ हो, तुम हृदय से आकर लग जाओ। पंथ अपार, पंथ मतलब होता है रास्ता, अपार मतलब बहुत सारे, मतलब असीमित। इतने सारे रास्ते हैं, सोच नहीं नियरे, लेकिन मुझे अब ये नहीं समझ आ रहा कि वो किस रास्ते पर चले। सोच मतलब होता है सूझना या पता चलना। तो अब उन्हें ये नहीं पता चल रहा कि वो किस रास्ते पर चले कि वे अपने प्रिय तम को प्राप्त करें। सौर सुपेती आवे जोड़े, जानवों सेज हिवंचल वोड़ी। सौर मतलब है यहाँ पर ओढ़नी, यानी कि रजाई टाइप का कुछ ओढ़ने वाला बिस्तर, ठीक है। सुपेती मतलब हल्का, आवे जोड़ी, जोड़ी मतलब होता है ठंड। वो कहती है कि इस ठंड में मैं चाहे कितना भी ओढ़नी ओढ़ लूं, लेकिन वो मुझे हल्की ही प्रतीत होती है और मुझे जूड़ी आती है। आबे जूड़ी, जूड़ी मतलब ठंड लगना, ठंड में आने वाला ज्वार टाइप का। तो वो कहती है कि इतनी ठंड लगती है कि चाहे मैं जितने भी ओढ़नी या बिस्तर ओढ़ लूं, वो सब मुझे हल्के ही प्रतीत होते। जानवों सेज हिवंचल बूढ़ी, और ऐसा लगता है कि मानो जो सेज है, जिस बिस्तर पे मैं सोती हूँ, वो हिमांचल, हिमांचल मतलब बर्फ में, बूढ़ा मतलब बूढ़ी मतलब डूब जाना, बूढ़ जाना, ऐसा देहाती लैंग्वेज में बोलते हैं। तो वो कहती है कि इस ठंड में ऐसा प्रतीत होता है कि जो मेरा तन है वो धरतर कांप रहा है, और जो सूरज है वो भी स्वयं दक्षिण दिशा में चला गया है ताप लेने के लिए, और जो विरह है ये इतना ज्यादा बढ़ गया है कि इस ठंड में ये जो विरह है ये और भी ज्यादा बढ़ गया है। और इस विरह में इस ठंड में जो मेरा हृदय है वो कांप रहा है और मेरे प्राण निकल रहे हैं। हे कंत तू कहाँ हो, आकर हृदय से, मैं हृदय से तुम्हारे लग जाऊं। पंथ अपार, इतने सारे पंथ हैं, इतने सारे रास्ते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मैं कौन से ऐसे रास्ते पे चलूं कि तुम्हें प्राप्त कर लूं, कि तुम्हारे नियरे, तुम्हारे में पास आ जाऊं। सौर सुपेती, और फिर इस ठंड में मैं चाहे जितने भी वस्त्र धारण कर लूं, चाहे जितनी भी ओढ़नी ओढ़ लूं, मुझे ठंड ही लगती है। और ऐसा लगता है मानो जो सेज है, जो बिस्तर है, वो भी ऐसा लगता है कि बर्फ में डूबा हुआ है। चकई निसी बिछुरे दिन मिला, कौन निसी बासर विरह कोकीला। चकई को आप जानते हैं, मादा चकवा चकई है ना। चकवा चकई में ये होता है, बहुत बार हमने इसके बारे में बात भी की है अपने पाठों के दौरान, तो एक और बार फिर से बता देती हूँ कि जो चकवा चकई है वो रात में अलग हो जाते हैं और दिन में मिल जाते हैं। ऐसा उन्हें श्राप दिया गया है, ऐसा माना जाता है। तो जो चकई है, जो मादा वाली पक्षी है, जो मादा पक्षी है, वो रात में, निसी मतलब रात में बिछुड़े, रात में बिछुड़ती है और दिन में मिल जाती है, दिन मिला, ठीक है। लेकिन वो अपने आप को कहती है कि हो मतलब मैं क्या हूँ, मैं निसी बासर विरह कोकिला। निसी मतलब है रात में, बासर मतलब दिन में। मैं दिन रात विरह की अग्नि में जलने वाली उस कोकिला के समान हूँ, जो दिन रात चिल्लाती रहती है, जो दिन रात विरह की अग्नि में जल रही है। मैं कोकिला हूँ, वह कोयल हूँ। मैं चकई नहीं हूँ, चकई तो चलो कम से कम सिर्फ रात में बिछड़ती है और दिन में पुनः मिल जाती है। मैं तो विरह की अग्नि में दिन और रात दोनों ही जल रही। रैनी अकेली साथ नहीं सखी, कैसे जियो बिछोई पंखी। रैनी मतलब रात्रि, रात्रि में मैं अकेले हूँ, साथ नहीं है मेरी कोई भी सखी, मेरी कोई भी सखी मेरे साथ नहीं है, मैं पूरी रात अकेली हूँ। कैसे जियो बिछोई पंख, इस एक जो पक्षी है जो बिछुड़ गया है अपने दूसरे पक्ष से, वो कैसे जिए,
मैं उस बिछड़े हुए पंछी की तरह हूँ जो अपने दूसरे पंछी से बिछड़ चुका है, और इस तरह मैं कैसे जीऊं। विरह सचान भावे तन छाड़ा, जियत खाई मोए नहीं छाड़ा। अब यहाँ पर ये पंक्ति थोड़ी समझने वाली है कि विरह सचान, विरह मतलब विरह यानी कि हम जब दो पक्ष अलग हो गए, ठीक है, विरह वियोग में। सचान होता है बाज। तो यहाँ पर अब जायसी ने विरह को, विरह और वियोग को सचान का रूप बताया। सचान मतलब बाज कहा है। उन्होंने डायरेक्टली क्या कह दिया कि जो ये विरह है ये सचान है, ये बाज है, ये उस बाज है, ये उस बाज के समान है जो भावे तन चाड़ा। चाड़ा मतलब है भोजन, भावे मतलब अच्छा लगता है, तन यानी कि मेरा शरीर। तो वो कहती है नागमती कि ये जो विरह रूपी ये जो बाज है, ये जो बाज रूपी विरह, बाज रूपी ये जो विरह है, ये मेरे तन को भोजन की तरह खाना चाहता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि इस विरह की अग्नि में मेरा शरीर जो है वो बुरी तरीके से खत्म होता जा रहा है, और ये विरह जो है वो मुझे और भी पूरी तरीके से नष्ट कर देना चाहता है। जियत खाई मुँह नहीं छाड़ा। जीते हुए, जियत मतलब जीते हुए तो मुझे खा ही रहा है, मुँह मतलब मरने के बाद भी मुझे नहीं छाड़ा, मुझे नहीं छोड़ेगा। ये विरह ऐसा है, ये विरह ये बाज रूपी विरह ऐसा है कि जीते जी तो मेरे तन को अच्छा खा ही रहा है, भोजन के रूप में खा ही रहा है, ये मरने के बाद भी मुझे नहीं छोड़ेगा। मतलब विरह की अग्नि में वो इस कदर तप रही है कि विरह में वो नष्ट होती जा रही है, उनका शरीर जो है नष्ट होता जा रहा है। अब यहाँ पर हमने ये चौपाइयाँ देखी थी, जैसे कि हमने इसे पिछले वाले पार्ट में देखा था, जब भरत राम की प्रेम में भी इसी शैली में रचना की गई है। तुलसीदास ने भी की है इसी शैली में, और जायसी ने भी। इसे कड़वक शैली कहते हैं, जिसमें चौपाई के बाद दोहा आता है। तो हमने चौपाई देखी, अब उसके बाद दोहा आया है कि रक्त डरा मासू गरा, हाड़ भये सब संख, धनी सारस रोई होई ररी मुई, आई समेट। रक्त मतलब रक्त, खून। धरा मतलब बह गया है, मेरा सारा जो रक्त है वो बह गया है, जो मेरे मांस है वो गरा मतलब गर गया। हाड़ भये सब संग, हाड़ मतलब हड्डी, जो मेरी शरीर की हड्डियां हैं वो सारी की सारी शंख के समान पतली हो गई। धनी सारस होई ररी मुई, धनी मतलब ये जो स्त्री है, स्त्री कौन, नागमती। नागमती जो है वो सारस, सारस एक पंछी है जो लंबे पैर होते हैं और सफेद कलर का होता है, पानी में रहता है ना। तो कहती है कि मैं उस सारस के समान हूँ। ये जो धनी है, ये जो स्त्री है, ये उस सारस के समान है जो चिल्ला चिल्ला कर मर गई, जो ररी हुई मतलब ररी मतलब है चीख चीख कर, हुई मतलब मर गई, चीख चीख कर वो मर गई, उस सारस के समान वो धनी है। अब तो मेरे आयु समेटू पंख, मतलब अब वो अपने प्रिय से कहती है कि अब तो आकर मेरे पंखों को समेट लो, हे प्रिय, जब मैं मर गई हूँ तब आकर मेरे पंखों को तो समेट लो, अर्थात मेरे पास आ जाओ। उन्होंने मरने के बाद भी ये इच्छा प्रकट की है कि वो उनसे मिलना चाहती। प्रश्न है, जियत खाई मुंह नहीं छाड़ा पंक्ति के संदर्भ में नायिका की विरह की दशा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। इसमें आपको यही बताना है कि किस प्रकार से जो विरह रूपी जो बाज रूपी जो विरह है वो किस प्रकार से उनके शरीर को खाए जा रहा है, भोजन के रूप में उनके शरीर को खा रहा है। विरह में वो इस कदर उनका शरीर सब गल चुका है, रक्त कैसे बह चुका है, शरीर में रक्त ही नहीं है, मांस जो है वो गल चुका है, शरीर की हड्डियां कमजोर हो चुकी हैं, और विष उस सारस की समान में मर रही है उस सारस के जैसे, जैसे वो चिल्ला चिल्ला कर मर रहा हो। और वो जो बाज रूपी विरह है वो उन्हें कुछ इस प्रकार से खाए जा रही है कि वो जीते जी तो उन्हें खाएगी, साथ ही मरने के बाद भी नहीं छोड़ेगी। मतलब विरह की अग्नि में वो जीते जी तो तड़प ही रही है, मरने के बाद भी वो उसी विरह की अग्नि में तड़पेंगी, क्योंकि वे अपने प्रिय से मरने के बाद भी मिलने की इच्छा को प्रकट करती हैं। अब चलते हैं तीसरे महीने में, जैसे हमने यहाँ पर माघ वाला माह कहा है। माघ का जो महीना है, अब वो जनवरी से फरवरी के बीच का महीना है, जिसमें जो ठंड है वो अपने चरम पर होती है, मतलब पीक पॉइंट पर कह सकते हैं, और यहाँ पर जो ठंड है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। लागिव माँ परे सब अपपाला, बिरह
काल भयो जड़ काला, लाग्यो माह, यानी कि अब कौन सा माह लग गया? माघ का माह। माघ का महीना अब लग चुका है, परे अब पाला, और अब क्या पड़ने लग गया है? पाला। पाला मतलब और भी ज्यादा अधिक ठंड। अब पाला पड़ने लग गया। पाला तो जो सफेद सफेद सा सर्दी में पड़ता है, तो वो अब ठंड में पाला पड़ने लग गया है। विरह काल, ये जो विरह काल है, चूंकि अब ठंड अधिक पड़ गई है, तो ये जो विरह काल है अब ये भयो मतलब हो गया है। क्या हो गया है? जड़ काल हो गया है। जड़ काल मतलब मृत्यु। अब ये मृत्यु के समान हो गया है। इस विरह की अग्नि में अब मुझसे तपा नहीं जा रहा है। ये जो विरह काल है अब तो ये मृत्यु के समान हो गया है। पहल पहल तन रुई जो झापे, पहली हली अदको ये कापे। पहल पहल मतलब पहले पहले जब हमने अपने तन पर अपने शरीर पर रुई को झापा, झापा मतलब ढक लिया। अपने शरीर को हमने शुरुआत में पहले पहले तो हमने रुई से झाप लिया, ढक लिया, लेकिन हली हली मतलब धीरे धीरे, अधिको ही कापी, लेकिन धीरे धीरे ऐसा लगता है मानो जो हृदय है ये है वो और अधिक कंपन कर रहा हो, क्योंकि ठंड जो है वो और भी अधिक बढ़ चुकी है। आई सूर होई तपुरे नाहा, ते ही विनो जान न छूटे माँ। अब यहाँ पर वो कहती है कि आई सूर होई तपुरे ना, नाहा मतलब है प्रिय, हे प्रिय अब तो, सूर मतलब है सूरज, तपो मतलब ताप, हे नाहा हे पति, तो अब सूरज के रूप में ताप देने के लिए आ जाओ। आई नानमती अब कहती है कि हे प्रिय तुम सूरज बनकर ताप देने के लिए मुझे आ जाओ, क्योंकि जो ठंड है वो अब और अधिक बढ़ गई। ते ही बिनो, और अब इसके अलावा ते ही बिनो जाड़ न छूटे माँ। अब तुम्हारे बिना मेरा ये जो ठंड है, ये जो जाड़ा है, ये छूटने वाला नहीं है, क्योंकि इस माह में इस महीने में जो ठंड है वो और अधिक बढ़ गई है। इस माह की ठंड अब मुझसे तुम्हारे बिना नहीं सही जाएगी। एही मास उपजे रस मोलो, तो सो भवर मोर जोबन। एही मास मतलब इसी महीने में, माघ के महीने में जो रस है वो मूल मतलब होता है जड़ों में, जो वनस्पतियां हैं, जो पेड़ पौधे हैं, फल हैं, उनमें जो जड़ों में जो रस होता है वो इसी समय पर उपजता है। मतलब उनकी जो जड़ें हैं वो इसी समय पर अंदर तक जाती हैं और वो निकलती है। तो जड़ों में जो रस है वो इसी माह में उपजता है। लेकिन तो सो भवर मोर जोबन फूट, लेकिन तुम तो मेरे भवर हो, मेरे इस यौवन रूप के। उन्होंने अपने यौवन को क्या कहा है? फूल। और भवर किसको कहा है? अपने नाहा को मतलब अपने पति को, रत्न से। यहाँ वो कहती है कि वो जो है उनका यौवन जो है वो फूल के समान है, जिस फूल पर वो उनके पति भंवरे के रूप पर आकर बैठते हैं। यहाँ पर फिर से कंपैरिजन करके थोड़ा सा बढ़ा चढ़ाकर अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन किया जाता है। नैन चुवही जस माहुट नीरो, ते ही जल अंगलाग सर चीरो। नैन मतलब है नेत्र, जो नेत्र है वो चुवी मतलब चुना, जस जैसे, माहुट नीरो, माहुट मतलब है वर्षा, नीरू मतलब वर्षा का जल। ये जो वर्षा का जल है ऐसा लगता है ये मेरे नेत्रों से चू रहा, मेरे नेत्रों से जो अश्रु बह रहे हैं, जो आंसू बह रहे हैं, वो कुछ इस प्रकार से चू रहे हैं, इस प्रकार से बह रहे हैं कि ऐसा लगता है मानो वर्षा हो रही। माघ महीने में वर्षा भी होती है, तो वो कह रहे हैं कि माघ महीने की वर्षा ऐसी प्रतीत होती है क्योंकि मेरे जो आंसू हैं वो भी अब बिल्कुल वर्षा के समान बह रहे हैं। ते ही जल अंग लाग सर चीन, और इसी वर्षा का जल जो है, इस वर्षा का जल ऐसा प्रतीत होता है, ते ही जल, इसी वर्षा का जल जो है वो अंग मतलब मेरे शरीर पर ऐसे लगता है, सर चीरू, ऐसा लगता है मानो ये चीर कर मेरे वस्त्रों पर, ऐसा लगता है कि जैसे ये मेरे अंगों को चीर कर घाव कर रहा हो। चूंकि ये विरह की अवस्था का वर्णन है, इसलिए यहाँ पर बताती है वो कि हर चीज कुछ ऐसी लगती है मानो वो शरीर को खाए जा रही, और वर्षा का जल भी ऐसे शरीर पर लगता है तो मानो ऐसा लगता है कि वो चीरता हुआ उसमें घाव कर रहा हो। टूटे ही बूंद पर ही जस ओला, विरह पवन कोई मारे झोला। टूटे ही मतलब
गिरना, बूंद मतलब बारिश, पर ही जस ओला, जो बारिश है वो टूटती है मतलब गिरती है, बहुत बारिश होती है, पर ही मतलब गिरना, जस्ट ओला, और ओले भी गिरते हैं। बारिश ऐसे होती है मानो ऐसा लगता है कि जो ओले हैं वो गिर रहे हैं। ओले बर्फ के टुकड़े होते हैं छोटे छोटे जो आसमान से गिरते हैं, राइट। तो वो कहती है कि बारिश भी कुछ इस प्रकार से मेरे को चुभती है कि वो ऐसा लगता है मानो वो ओले गिर रहे हैं। विरह की अवस्था में जो बारिश की बूंदें हैं जो बेहद नर्म होती हैं, लग नहीं सकती, लेकिन वो कहती है वो ऐसी मेरे को प्रतीत होती है कि मानो वो बारिश नहीं वो ओले गिर रही। विरह पवन कोई मारे झूला, और जो विरह रूपी ये जो पवन है, यहाँ पे ये रूपक अलंकार है क्योंकि विरह की पवन है, ठीक है। यहाँ पर जो विरह रूपी पवन है, पवन रूपी जो विरह है वो झोले मार रहा है। झोला मतलब हिलाए जा रहा है, झकझोरना जैसे कह सकते हैं आप, कि एकदम से हिला देता है। पवन मेरे शरीर को इस प्रकार से हिला देता है मानो कि चूंकि उनका शरीर जो है कमजोर हो चुका है, तो वो कहती है कि विरह रूपी पवन भी मुझे अब झकझोरे मार हिला रहा है। केहिक सिंगार खो पहिर पटोरा, ये ननी हार रही बोई डोरा। केहिक सिंगार, किसके लिए श्रृंगार करूं, केहिक पहिर पटोरा, पहिर मतलब पहनना, पटोरा मतलब होता है रेशमी वस्त्र। तो कहती है कि किसके लिए मैं श्रृंगार करूं और को किसके लिए मैं रेशमी वस्त्रों को पहनूं। गिये नहीं हार रही हुई डोरा, और जो गिये है, गिये मतलब जो गर्दन है, ये अब हार भी नहीं पहनती। मैं अपने गर्दन में अब हार भी नहीं पहनती क्योंकि अभी ये तो डोरे के समान हो गई है। डोर मतलब रस्सी के समान, पतले धागे के समान हो गई है, क्योंकि अब इस विरह की अग्नि ने मुझे इस प्रकार से जला दिया है, इस प्रकार से कमजोर बना दिया है कि जो उनकी गर्दन है वो अब इतनी कमजोर हो चुकी है कि वो डोर के समान हिलती है, और अब उसमें वो गर्दन में अपने हार नहीं पहन पाती। और वो अब कहती है कि वो किसके लिए श्रृंगार करे, किसके लिए वो सजे, क्योंकि उनका जो सौंदर्य है वो उनके पति लेकर जा चुके हैं, और अब वो किसे ये सब पहनकर दिखाएंगे। तुम बिनु कंता धनी हरुई, तन तिनवर भाडोल, तेही पर विरह जराई के, चले उड़ावा झोल। तुम बिनु यानी कि तुम्हारे बिना हे कंता, हे प्रिय, तुम्हारे बिना ये जो धनी है, ये जो तुम्हारी स्त्री है, ये हरुई हो गई है। हरुई मतलब एकदम कमजोर हो गई है। तन तिनवर भाडोल, और जो ये इसका शरीर है, इस स्त्री का जो शरीर है ये तिनवर के समान, तिनवर मतलब तिनके के समान डोलता है, हिलता है। तेही पर, और इस पर भी, क्योंकि शरीर इतना कमजोर हो चुका है कि वो तिनके के समान डोल रहा है, लेकिन इस पर भी, तेही पर विरह जराई के, और इस पर भी जो विरह है वो ये चाहता है कि वो इसको जलाकर मेरे इस शरीर को अब जला ही डाले, और चहे उड़ावा छोल। छोल मतलब, झोल मतलब है यहाँ पर रात, झोल मतलब है रात। तो वो कहती है कि इस पर भी, चूंकि मेरा शरीर जो है तिनके के समान अब डोल रहा है, लेकिन फिर भी अब विरह ये चाहता है कि वो इसे जलाकर राख बना दे और उड़ाकर ले जाए। प्रश्न है, माघ के महीने में विरहणी की क्या अनुभूति है वो आपको बतानी। इस पूरे पद में जो हमने किया उसकी आपको यहाँ पर बस थोड़ी सी व्याख्या करके समझाना है, और इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो जाए। तो अभी हमारा अंतिम महीना है जिसे फागुन का महीना कहा गया है, और इसे फाल्गुन भी कहते हैं। फरवरी से मार्च का महीना है। कहती है नागमती, फागुन पवन झकोरे बहा, चौगुन सीओ जाई किमी सहा। अब यहाँ पर जो नागमती है वो कहती है कि ये जो फागुन की जो ठंड है, फागुन के महीने में जो पवन है, अब ये भी झकझोरने मारने लगती है। फागुन में जो पवन है, अभी तक तो केवल ठंडी ही ठंड थी, पाला आया, पहले ठंड आई फिर पाला आया, अब पवन भी बहने लगे, और इस पवन के चलते जो ठंड है वो चौगुनी हो गई है। चौगुनी इस ठंड को जाई किमी सहा, जाई मतलब कैसे, किमी मतलब कैसे, सहा मतलब सहना, कैसे इस चौगुनी ठंड को अब मुझसे सहा जाए। तनजस पियर पात भामोरा, विरा न रहे पवन वोई झोरा। तनजस, तन मतलब शरीर, जस मतलब जैसे, पियर पात पियर पत्ते, पीले पत्ते, भा मोरा हो गया मेरा शरीर, मोरा तन, जो मेरा शरीर है वो जैसे मानो ऐसा लगता है कि वो पीले पत्तों के समान हो गया हो।
क्योंकि वह इतनी दुबली पतली हो गई है कि ऐसा लगता है कि विरह अग्नि में उनका जो शरीर है वो पीले पत्तों के समान कमजोर हो गया। विरह न रहे पवन होई झोरा, विरह न रहे, और विरह ये नहीं चाहता कि ये पीला पत्ता भी अब रहे। मतलब मेरा जो शरीर है जो अभी तक पीले पत्तों के समान था, विरह की ये पवन तो अब ये भी नहीं चाहती कि ये पीला पत्ता भी रहे। ये अब विरह की पवन जो है, ये जो पवन है, अब ये उसे भी झकझोरे मारकर उड़ा ले जाना चाहती है। कोई जोरा अब उसे भी झकझोरे मार रही है ताकि वो पीला पत्ता भी अब गिर जाए। तरिवर झरे झरे बनघा का भाई अनपत फर फूल फूल फरसाक। तरिवर, तरिवर है यहाँ पर जो तरुवर है, पेड़ है। झरे झरे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। बन ढाका जो ढाक के वन है, ढाक के जंगल है ना, ढाक के जो वन है वो भी, और जो बाकी पेड़ हैं वो भी अब झड़ चुके हैं, झड़ गए हैं। झड़ गए मतलब जो फागुन है, फागुन तक आते आते जो ये पेड़ हैं ये ढक जाते ताकि फिर नई कलियां फूटने लगती। तो वो कहते हैं कि ये जो ढाक के वन है, जो ये पेड़ है, अब ये सब झड़ गए हैं। भाई अनपत फूल फर शाखा, ना इन पे कोई शाखा है, ना इन पे कोई फूल है, ना कोई इन पे फल है। अब ये सब कैसे हो गए हैं भाई? अनपत, अनपत हो गए हैं, इन पे कोई पत्ता भी नहीं है क्योंकि अब ये सब कुछ झड़ चुके हैं। करिन वनाफती कीनी उलासो मो का भा जगदून उदासो। करिन मतलब करती है, कैसी? वनाफती मतलब है वनस्पतियां, जो पेड़ पौधे हैं। कीन इलासु, उलासु मतलब, हुलासु मतलब है उत्साह, उल्लास से, उत्साह के साथ यहाँ पर जो वनस्पतियां हैं वो खुश होती है क्योंकि इस महीने में जो पुराने पत्ते हैं वो झड़ जाते हैं और नई पोपलें जो है उन पर फूटने लगती है, तो वनस्पतियां खुश हो जाती हैं। ऐसा यहाँ पर अतिशोक्ति के माध्यम से बताना चाह रहे, और मानवीकरण भी है क्योंकि जो वनस्पतियां हैं वो अब खुश हो रही हैं, है ना, मानव का एक उन पे क्वालिटी डाल दी। मोह का भाव जग दूर उदास। लेकिन वो कहती है कि जो वनस्पतियां हैं वो तो अब खुश हो चुकी हैं, लेकिन मेरा जो जग है, जो मोह का भाग, जो, लेकिन ये मेरा जो जग है अब ये दुगना उदास हो गया है। दून मतलब दुगना, उदास मतलब दुगना उदास हो गया है। इन चीजों को देखकर मेरी जो हृदय है वो अब और भी ज्यादा उदास हो गया है। फाग करी सब चाचरी जोरी, मोही जी लाई दीन जसी प्यारी। फाग है होली का त्योहार। होली के त्योहार में सब क्या करते हैं? चाचरी, चाचरी एक प्रकार के होली का त्योहार है जिसे दो जोड़ा में खेला जाता है, जोड़ी बनाकर। तो यहाँ पर वो कहती है कि फाग के महीने में सब चाचरी जोड़कर खेल रहे हैं, जोड़ी के साथ चाचरी खेल रहे हैं। लेकिन मोही जी लाई दीन जसी हो, लेकिन जो मेरा हृदय है वो तो अग्नि के समान जल रहा है, और ऐसा लग रहा है कि मानो मेरे हृदय में ही होली जल रही। जो पे पियही जरत असभावा, जरत मरत मुहि रोस न आ। लेकिन जो पे पी, लेकिन अगर मेरे प्रिय मतलब जरत, जरत मतलब होता है जलना, असभावा ऐसे ही भाते हैं। अगर मेरे प्रिय को मेरा जलना इसी प्रकार अच्छा लगता है, भाता है, जरत मरत और जल, तो फिर मुझे जलते और मरते हुए मोही रोष न आवा। रोष मतलब क्रोध, मुझे कभी क्रोध नहीं आएगा अगर मेरे पति को, मेरे प्रिय को मेरा इसी प्रकार जलना और मरना अच्छा लगता है। देख रहे हो किस प्रकार का प्रेम है। रातिहु देवस ये मन मोरे, लागहु कंत छार जिए। तो वो कहती है कि रातहु देवस इहे मन मोरे, रात दिन, रातहु मतलब रात में भी, दिन में भी, देवस में भी, इहे मन मोरे यही मेरे मन में है। क्या है मेरे मन में? लागो कंत छार ज्यो, तो छार बनकर, छार मतलब है राख बनकर, राख बनकर भी मैं तेरे कंधों से, मैं तेरे हृदय से जिए मतलब हृदय से कंत लग जाऊं। हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रिय, मैं, मेरे दिन रात मेरे मन में बस यही बात है कि जल कर अगर मैं यदि राख भी बन जाऊं, मेरे मरने के बाद भी अगर मैं राख भी बन जाऊं, तब भी मैं तेरे हृदय से आकर लग जाऊं। अब दोहा देख लेते हैं हम।
यह तन जारो छार के, कहो के पवन उड़ाओ, मकुते ही मारग होई परो, कंत धरे जह पाओ। कहती है कि यह तन जारो छार के, ये जो तन है अब ये जल चुका है और ये छार बन चुका है। ये जो तन है अगर ये जल कर छार बन जाए, राख बन जाए, कहो कि पवन उड़ाओ, तो मैं कहूंगी इस पवन को कि हे पवन इसे उड़ा ले जाओ। जो ये मेरा शरीर अब राख बन जाएगा तो मैं उस पवन को कहूंगी कि हे पवन इस राख को, मेरे शरीर को अब उड़ा कर ले जाओ। मकुते ही मारक होई परो, लेकिन इसको, इस राख को, मेरे इस शरीर के, मेरे इस तन की राख को उस मार्ग पर, तेही मार्ग, उस मार्ग पर, उस रास्ते पर डाल देना जहां पर कोई परो कंत धरे, जहां मेरे कंत, जहां मेरे प्रिय जहां पर पैर रखेंगे, धरे मतलब रखेंगे, जहां पाओ, पाओ मतलब पैर, जहां पर मेरे कंत अपने पैर रखेंगे उस मार्ग पर जाकर मेरे इस तन के जो राख है वो उड़ा कर ले जाओ और वहीं पर डाल देना। कहने का अर्थ ये है कि मरने के बाद भी वो चाहती है कि वो उनके पति के साथ उनका मिलन हो, चाहे वे उनके चरण के स्पर्श से ही क्यों ना। वो मरने के बाद भी अपने प्रिय से मिलना चाहती हैं। यहाँ पर तो प्रिय को ही मार दिया जाए। खैर, प्रश्न है, वृक्षों से पत्तियां और वनों से ढाके किस माह में गिरते? किस माह में गिरते भाई? फागुन मास। इससे विरहणी का क्या संबंध है? विरहणी से इसका क्या संबंध हुआ कि जिस प्रकार से जो पत्तियां हैं वो पीले हो जाते हैं इस माह में, चूंकि नए फल और फूल आएंगे इसलिए जो पुराने हैं वो गिर जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से विरहणी को लगता है कि जैसे उसका जो शरीर है अब वो विरह की अग्नि में इस प्रकार कमजोर हो चुका है कि वो पीला दिखाई देता है, और इस प्रकार से वो अपना संबंध स्थापित करने की कोशिश करती है कि इन पत्तियों और इन वनों से, जिस प्रकार से इन वृक्षों से, इन पेड़ों से जिस प्रकार से पत्तियां गिरेंगी उसी प्रकार से उसका जो जीवन है वो भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि विरह की अग्नि में वो भी बहुत ज्यादा जल रही। इसी के साथ हमारा पाठ तो समाप्त होता है। अब हम कुछ विशेष के बिंदु देख लेते हैं। विशेष में आप देखेंगे शिल्प सौंदर्य। शिल्प सौंदर्य में आपको कुछ बातें हैं जो ध्यान रखनी है कि ये जो पाठ था ये अवधी भाषा में रचित है। छंद जो है दोहा चौपाई छंद है, जिसमें आपको पहले चौपाई दिखती है उसके बाद आपको छंद दिखता है, तो ये कड़वक शैली में लिखा गया है। माधुर्य गुण है, बड़ी मधुरता से सब चीजों का वर्णन किया गया है। अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति है। लक्षणा के माध्यम से कुछ जगह उदाहरण देकर लक्षणों के माध्यम से यहाँ पर बताया गया है। वियोग श्रृंगार रस है, जो नानुमति है वो अपने प्रिय से अलग हो गई है, तो श्रृंगार तो है लेकिन वियोग पक्ष। अलंकार तो आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे, आप भर भर के इसमें अलंकार लिख सकते हैं कि यहाँ पर अनुप्रास है, देख लीजिए बहुत सारी जगहें, मैंने तो सिर्फ कुछ ही एग्जाम्पल के तौर पर दिए हैं, आप बहुत सारे निकाल सकते हैं। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी इस में बहुत ज्यादा दिया गया है ताकि उस बात पर फोकस दिया जाए, फोर्स दिया जाए और उसको और उभार कर बाहर लाया जाए। उपमा अलंकार, तू सो भंवर, तू भंवर जैसा है। नैन छुवी, जस नैन जो है वो बिल्कुल बारिश के समान छूते हैं। जो बूंद है, जो बारिश है वो ऐसे गिरती है जैसे ओला हो। तन जो है वो पीले पत्तों के समान है, यहाँ पर उपमा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार है, जरे विरज्यो दीपक बाती, दीपक के समान उसका जो शरीर है वो जलता है। जानो सेज हिमांचल, वो जो सेज है, जो बिस्तर है वो हिमांचल, ऐसा लगता है कि वो बर्फ में बूढ़ा हुआ हो मानो। मोही जस जी लाई दीन जसी होली, और मेरे हृदय में ऐसा लगता है मानो होली जल रही। रूपक अलंकार देख लेते हैं। विरह पवन, जोबन फूल, और एक जगह हमने देखा था विरह पवन, इसमें भी रूपक अलंकार है। तुकात्मकता जो है वो देखने को मिलती है, आप देखेंगे। और अतिशयोक्ति अलंकार तो बहुत जगह है, मानवीकरण भी हमने देखा था, विरोधाभास अलंकार भी हमने देखा था। तो ये सब आप अपनी तरफ से कुछ पॉइंट्स जो है वो ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर तुकात्मकता है, चूंकि हम इसे संगीत में गा भी सकते हैं, इसमें गीयता भी है, ठीक है। इसी के साथ हमारा पार्ट जो है ये समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आपको अदर लिंक्स भी मिल जाएंगी जहाँ पर आप जाके अदर चीजों को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, चालू से नहीं।